चलिए एक कहानी में चलते हैं, एक ऐसी जमीन की कहानी जिसे दुनिया सोने की चिड़िया कहती थी। और फिर बात करेंगे उस त्रासदी की जिसने उसे लोहे की जंजीरों में जकड़ दिया। ये वो हिंदुस्तान था जो पूरी दुनिया की इकोनॉमी का लगभग चौथाई हिस्सा था। सोचिए, यहाँ के कारीगर इतने माहिर थे कि कहा जाता था कि वे हवा को भी बुन सकते थे और पूरी दुनिया उनके इस हुनर की दीवानी थी। तो सवाल ये है कि जिस देश को बड़ी बड़ी सल्तनतें नहीं झुका पाईं, उसे समुंदर पार से आए कुछ व्यापारियों ने देखते ही देखते अपना गुलाम कैसे बना लिया। आज इसी कहानी की परतें खोलते हैं। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत किसी बड़ी जंग से नहीं हुई थी, नहीं, इसकी शुरुआत हुई एक सौदे से, एक धोखे से, एक ऐसी गद्दारी जिसने हिंदुस्तान की किस्मत हमेशा के लिए बदल कर रख दी। तो प्लासी का युद्ध सुनने में तो एक जंग लगती है ना? पर असल में ये एक जंग थी ही नहीं, ये तो एक सौदा था। एक तरफ बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की हजारों की फौज और दूसरी तरफ रॉबर्ट क्लाइव के मुट्ठी भर सिपाही। तो फिर क्लाइव जीता कैसे? देखिए, क्लाइव की असली ताकत उसकी बंदूकें या तोपें नहीं थी, उसकी असली ताकत थी गद्दारी। उसने नवाब के सेनापति मीर जाफर को सत्ता का लालच दिया, जो खुद नवाब बनने के सपने देख रहा था। और बस जंग के मैदान में मीर जाफर अपनी पूरी सेना के साथ बस खड़ा रहा, तमाशा देखता रहा। और इस तथाकथित जीत के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ कोई सल्तनत नहीं लगी, बल्कि उन्हें मिली बंगाल के शाही खजाने की चाबियां। मीर जाफर को तो बस नाम का एक कठपुतली नवाब बना दिया गया। असली लगाम तो कंपनी के हाथ में आ चुकी थी। और इसके बाद शुरू हुई असली लूट। सबसे पहला काम ये हुआ कि बंगाल के खजाने से सोना चांदी लादकर 100 बड़ी बड़ी नावें कलकत्ता भेजी गईं। जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए। गंगा की लहरों पर हिंदुस्तान की सदियों की दौलत हमेशा हमेशा के लिए दूर जा रही थी। अब हम कहानी के उस हिस्से में आते हैं जो शायद सबसे ज्यादा दर्दनाक है। ये कहानी है किसानों और बुनकरों की, कि कैसे उनकी जिंदगी को, उनके हुनर को एक सोची समझी साजिश के तहत बर्बाद कर दिया गया। 1765 में ना कंपनी को मिल गए दीवानी अधिकार, मतलब टैक्स वसूलने का हक। और बस यहीं से कहानी पूरी तरह बदल गई। देखिए, कंपनी का मकसद कोई अच्छी सरकार चलाना नहीं था, उनका एक ही मकसद था, निचोड़ना। उस किसान की हालत सोच कर देखिए, जिसकी पूरी दुनिया अपनी जमीन और अपने परिवार तक ही सीमित थी। कंपनी ने टैक्स का एक ऐसा चक्रव्यूह रचा जिससे कोई निकल ही नहीं सकता था। अरे फसल हो या ना हो, बारिश हो या सूखा, टैक्स तो देना ही पड़ेगा। और जो नहीं दे पाता था, उसकी जमीन चली जाती थी, उसे सरेआम कोड़े पड़ते थे। और हद तो तब हो जाती थी जब उसके बच्चों को गुलामी के लिए बेच दिया जाता था। ये स्लाइड अपने आप में पूरी कहानी कह रही है। अंग्रेजों ने भारत के मशहूर कपड़ा उद्योग को खत्म करने के लिए एक तरफा नियम बनाए, मतलब भारत का कपड़ा अगर ब्रिटेन में बिकेगा तो उस पर 80% टैक्स लगेगा, ताकि वो महंगा हो जाए और कोई उसे खरीदे नहीं। और ब्रिटेन की मशीनों से बना कपड़ा जब भारत में आएगा तो उस पर 0 टैक्स। इसे कहते थे फ्री ट्रेड। लेकिन ये ट्रेड सिर्फ अंग्रेजों के लिए ही फ्री था। लेकिन जब टैक्स और धोखे से भी काम नहीं बना तो बर्बरता शुरू हुई। कहानियां ये बताती हैं कि ढाका की जो मशहूर मलमल थी ना, जिसे बुनी हुई हवा भी कहते थे, उसे बनाने वाले सबसे बेहतरीन कारीगरों के अंगूठे काट दिए गए। क्यों? ताकि वो जादुई कपड़ा फिर कभी ना बुना जा सके। ये सिर्फ कुछ कारीगरों पर हमला नहीं था, ये पूरे हुनर की सरेआम हत्या थी। और देखिए, ये बात कोई भारतीय नहीं कह रहा, ये शब्द हैं खुद भारत के अंग्रेज गवर्नर जनरल के। ये एक तरह से कबूलनामा था कि उनकी नीतियों ने लाखों बुनकरों को उनके काम से बेदखल करके भूखमरी और मौत के मुंह में धकेल दिया था। लेकिन जुल्म और लालच की सारी हदें तब पार हो गईं जब ईस्ट इंडिया कंपनी की मुनाफे की हवस ने एक सूखे को इतिहास के सबसे भयानक अकाल में बदल दिया। हम बात कर रहे हैं 1770 के बंगाल अकाल की। 1 करोड़, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये 1 करोड़ जिंदगियां हैं। महज 1 साल में बंगाल की 1/3 आबादी भूख से तड़प तड़प कर मर गई। और साफ कर दूं, ये कोई कुदरती आफत नहीं थी, ये एक मानव निर्मित नरसंहार था। ये जो स्लाइड में दिख रहा है ना, ये दिमाग को सुन्न कर देने वाली क्रूरता है। सोचिए, एक तरफ लोग भूख से मर रहे थे और दूसरी तरफ कंपनी के गोदाम अनाज से भरे थे जो सड़ रहा था। लेकिन उन्होंने वो अनाज लोगों को नहीं दिया, बल्कि उसे जमा किया ताकि दाम बढ़े और मुनाफा कमाया जा सके। इतना ही नहीं, अकाल के बीचों बीच टैक्स 10% और बढ़ा दिया गया। इतिहासकारों ने लिखा है कि मंजर इतना भयानक था कि नदियां लाशों से भर गई थीं।
और जिंदा बचे लोग मुर्दों का मांस खाने पर मजबूर थे। और ठीक उसी वक्त कलकत्ता में बैठे कंपनी के अफसर पार्टियां कर रहे थे और लंदन में चिट्ठियां लिख रहे थे कि इस साल मुनाफा पिछले साल से भी ज्यादा हुआ है। तो जब दशकों का जुल्म अपनी हद पार कर गया तो वो बगावत में बदल गया। किसानों का दर्द, बुनकरों का अपमान, अकाल में मरे करोड़ों लोगों की चीखें सब मिलकर बारूद बन चुकी थीं और 1857 में इस बारूद में आग लग गई। इस विद्रोह का जवाब अंग्रेजों ने जिस वहशीपन से दिया उसे उन्होंने खुद नाम दिया द डेविल्स विंड, यानी शैतानी हवा। उनका मकसद सिर्फ जीतना नहीं था, नहीं, उनका मकसद था बदला लेना और पूरे हिंदुस्तान में ऐसी दहशत फैलाना कि कोई दोबारा सिर उठाने की हिम्मत न कर सके। बगावत को कुचलने के लिए क्रूरता की सारे हदें पार कर दी गईं। विद्रोहियों को तोपों के मुंह से बांध कर उड़ाया जाता था, सिर्फ दहशत फैलाने के लिए। कहा जाता है कि सड़कों पर मीलों तक ऐसा कोई पेड़ नहीं बचा था जिस पर किसी हिंदुस्तानी की लाश न लटक रही हो। और ये वहशीपन कंपनी राज के खत्म होने के बाद भी जारी रहा। 1919 में जनरल डायर के ये शब्द इस बात का सबूत है कि ब्रिटिश ताज के राज में भी भारतीयों की जिंदगी की कोई कीमत नहीं थी। जलियांवाला बाग उसी आतंक को बनाए रखने की एक और कोशिश थी। तो अब इस विश्लेषण के आखिर में एक नजर डालते हैं आजादी तक के उस लंबे और मुश्किल सफर पर और उस भारी कीमत पर जो इसके लिए चुकाई गई। 1857 के विद्रोह को तो बेरहमी से कुचल दिया गया, लेकिन आजादी की जो चिंगारी भड़की थी वो बुझी नहीं। हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म हो गया और सत्ता सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथ में आ गई, पर जुल्म का तरीका नहीं बदला। जलियांवाला बाग जैसे और भी गहरे जख्म मिले। ये अगले 90 सालों का संघर्ष था, पीढ़ियों का संघर्ष, जिसके बाद कहीं जाकर 1947 में गुलामी की ये जंजीरें टूटी। तो अगर हिसाब लगाया जाए तो क्या चुकाया गया? आज के हिसाब से लगभग 45 ट्रिलियन डॉलर की दौलत, 200 साल की गुलामी और वो करोड़ों जाने जो अकाल, नरसंहारों और जुल्म की भेंट चढ़ गईं। ये आज़ादी मुफ्त में नहीं मिली है। उन्होंने हमें लूटा, हमें तोड़ा, मिटाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन एक सवाल आज भी वहीं खड़ा है। वो हमारी दौलत तो ले गए, पर क्या वो हमारा जज्बा, हमारा हौसला भी छीन सके? क्योंकि वो सोने की चिड़िया आज फिर से उड़ान भर रही है।